जब आप लेबनान का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में शायद हिजबुल्लाह लड़ाकों और एक युद्धग्रस्त देश की तस्वीर उभरती है। लेकिन कुछ दशक पहले तक यह पश्चिमी एशियाई देश, खासतौर पर इसकी राजधानी बेरूत, दुनिया के सबसे अमीर पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र था। बेहद खूबसूरत देश था। उस समय का लेबनान समुद्री तटों, भीड़भाड़ वाली सड़कों और आज़ादी से घूमने वाले लोगों के बारे में था। बेहद खूबसूरती के साथ लोग यहाँ पर आते थे और इस खूबसूरत देश का लुत्फ उठाते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले लेबनान को राजनैतिक और आर्थिक संकट ने इस आज के दौर में दुर्दशा की ओर धकेल दिया है। बेरूत, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, के कुछ अवशेष आज भी बचे हैं। हालांकि अब यह हिंसा और खून खराबों के बीच की खबरों से पटा हुआ है, फिर भी लेबनानी जनता की जीवटता ऐसी है कि जब बमबारी बंद हो जाती है तो पार्टी शुरू हो जाती है। लेबनान एक समय में कभी ईसाई बहुल देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके बाद आज कभी पूर्व का पेरिस या स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बेरूत शहर को अब पूरी तरीके से अलग तरीके से देखा जाता है। मौजूदा हालात ये हैं कि लेबनान अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां ईसाइयों की संख्या महज 15% रह गई है। 1920 में यहां पर 75 से 80% ईसाई हुआ करते थे, लेकिन फ्रांस से आज़ादी के बाद लेबनान की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलाव आया। फिलिस्तीन और सीरिया से आए शरणार्थियों ने भी इस स्थिति को और जटिल बना दिया। इस दौरान अरब राष्ट्रवाद का उदय हुआ और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ईसाई, सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में संघर्ष बढ़ने लगा। 1975 से 1990 तक चले गृह युद्ध ने लेबनान को पूरी तरीके से बदल दिया। इस गृह युद्ध के दौरान 1 लाख ईसाई मारे गए और लगभग 10 लाख ईसाई पलायन कर गए। 1975 में लेबनान की आबादी में ईसाई 50% और मुस्लिम 37% थे। 1990 में जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तब ईसाई आबादी घटकर के 47% और मुस्लिम आबादी 53% हो गई। 2010 तक आते आते ईसाइयों की संख्या घटकर 40% रह गई। इस पूरब के पेरिस कहे जाने वाले बेरूत शहर, जो कि लेबनान की मुख्य आर्थिक पहचान थी, वो आज कैसे अपनी पहचान खो दिया है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। लेबनान का बेरूत शहर, जो कभी मध्य पूर्व का सबसे विकसित और जीवंत शहर था, बीते कुछ सालों में संघर्षों और हालिया इजराइल द्वारा हमले के बाद एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। 1975 के दौर में इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता था। इस शहर में यूरोप से पर्यटक आते थे। यहाँ की संस्कृति, सिनेमा और लोगों के रहने का तौर तरीका काफी दूर तक फैला हुआ था। लेकिन आज बेरूत की स्थिति बहुत खराब है, या फिर यूं कहें कि लेबनान की स्थिति बहुत खराब हो चली है। मौजूदा समय में अब ना तो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, ना ही कोई पर्यटक वहां पर जाने की हिम्मत जुटा पाता है। हाल के दिनों में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह सहित कई नेताओं की हत्या ने लेबनान में अस्थिरता बढ़ा दी है। लेबनान अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का गढ़ बन चुका है। यह देश आज भी ईसाई और यहूदी समुदाय के प्रति नफरत के लिए जाना जाता है। हालांकि 50 साल पहले तक यहाँ की जनसंख्या में ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी और मुसलमान 30% से भी कम थे। 50 के दशक में लेबनान में 70% से ज्यादा क्रिश्चियन थे और बाकी 30% में मुसलमान और अन्य धर्मों के मानने वाले लोग थे। साल 1932 में यहाँ आखिरी जनगणना हुई और उसके बाद से देश में सेंसस ही नहीं हुआ। हालांकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ लगभग 70% मुस्लिम हैं, जिसमें शिया हैं, सुन्नी हैं और इजरायली मुस्लिम, ये सब शामिल हैं। बाकी जनसंख्या में ईसाई और मिलीजुली आबादी है। साल 1970 तक पूरे मिडिल ईस्ट में लेबनान अकेला देश था जो नॉन मुस्लिम था। वहाँ इजराइल यहूदी बहुल था। क्योंकि यहाँ अफ्रीका, एशिया और यूरोप से व्यापार के लिए बहुत सारे लोग आते थे, व्यापार से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ का आर्थिक नजरिया भी काफी बदला हुआ था। यहाँ लोग बेहिचक अपने धर्म का पालन किया करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर धार्मिक समीकरण बदलने लगे। इसके पीछे कई घटनाओं का रोल रहा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लेबनान के सिविल वॉर की। मिडिल ईस्ट के सबसे खूनी संघर्षों में से एक युद्ध में ईसाई और मुस्लिम आमने सामने आ गए थे। 70 के दशक से 90 तक चली जंग में धर्मों से जुड़े राजनीतिक समूह भी कूद पड़े थे। साल 1975 के बाद लेबनान पूरी तरीके से बदल गया, जब ईसाई मिलिशिया और पीएलओ विद्रोहियों के बीच में 15 साल तक गृह युद्ध चला और देश एक गहरे रसातल में चला गया। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर ईसाई थे और लगभग 10 लाख से ज्यादा ईसाइयों को देश छोड़ना पड़ा। इसमें लेबनान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, क्योंकि ईसाई समृद्ध थे, यूरोप से जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो गए तो अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई, जिससे आज तक लेबनान कभी उबर नहीं पाया है।
लेबनान की क्रिश्चियन आबादी को पहली बार कमजोरी का एहसास भी इसी समय हुआ। देश में भारी संख्या में फिलिस्तीनी भी शरण लिए हुए थे, वे भी लड़ाई में ईसाइयों के खिलाफ खड़े थे। वैसे जंग की एक वजह इन शरणार्थियों को भी माना जाता है। आजाद फिलिस्तीन के एजेंडे के साथ ये इजराइल को उकसाते रहे। बदले में इजराइल सेना भी कई बार लेबनान पर हमला करती रही। इसमें गेहूं के घुन की तरह लेबनानी ईसाई भी पिस रहे थे। इस बात ने भी समुदायों के बीच में दूरी बढ़ा दी। 90 की शुरुआत में यह समझौता देश में कई धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच में हुआ। इसके तहत देश की सत्ता में दोनों समान हिस्सेदारी चाहते थे। राष्ट्रपति पद ईसाइयों के लिए रिजर्व हो गया, जो कि इस समय खाली पड़ा हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री पद हमेशा के लिए सुन्नी मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में सीटों का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर हुआ। इसके बाद लेबनान का मजहबी स्ट्रक्चर एकदम से बदल गया, या फिर यूं कहें कि बदलाव साफ दिखने लगा। गृह युद्ध के बीच बहुत सारे ईसाई लेबनान छोड़कर पश्चिमी देशों में चले गए। ये पलायन बाद के सालों में भी चलता रहा। जंग खत्म होने के बाद फिलिस्तीन के अलावा सीरिया और जॉर्डन से भी मुस्लिम रिफ्यूजी लेबनान आकर के बसने लगे। यहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था इसमें उनकी मदद करती रही, क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इस तरह से देश का धार्मिक रुझान तेजी से बदला। अब ज्यादा आबादी के चलते वहां पर राजनीतिक ताकत भी मुसलमान नेताओं के हाथों में आ गई। गृह युद्ध के बाद सरकार कर्जे में डूबती चली गई और लेबनान एक गहरे आर्थिक संकट में फंस गया। बैंक दिवालिया हो गए और लोग अपनी बचत से हाथ धो बैठे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण था कि लेबनान के धर्म आधारित अमीर नेता, जिनके ऊपर भारी उधारी थी और इसके बावजूद उन्होंने कर्ज लेना जारी रखा। विशेषज्ञों ने लेबनान की वित्तीय प्रणाली को एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित पोंजी स्कीम कहा, जहां नए धन का उपयोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए किया जाता था। यह तब तक काम करता रहा जब तक नया पैसा आना बंद नहीं हो गया। इस बीच लेबनान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन, विदेशी सहायता और वित्तीय उद्योग से चलाया। 2011 में जब शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रभाव बढ़ा, तब सुन्नी देशों ने लेबनान से दूरी बना ली। लेबनान का आर्थिक पतन तब शुरू हुआ जब नेताओं ने 2018 के चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी और जरूरी सुधार न होने के कारण विदेशी मदद रोक दी। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में 60 के दशक तक ईसाई बहुसंख्यक थे और देश काफी समृद्ध था। 1948 और फिर 1967 में हजारों फिलिस्तीनियों के आने के बाद से जनसंख्या के समीकरण में बदलाव हुआ और मुस्लिम बहुसंख्यक बन गए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी बन गए। लेबनान में अशांति की शुरुआत फतह और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के आने से हुई। मिडिल ईस्ट के कई सारे मुस्लिम शरणार्थियों का लगातार लेबनान में आना कहीं ना कहीं एक धार्मिक बंटवारे से देश में हालात बद से बदतर करता चला गया। लेबनान की गाथा एक जटिल और गहन यात्रा को दर्शाती है, जहां एक समय में यह देश समृद्धि और विविधता का पर्याय था, लेकिन अब धार्मिक संघर्षों के जाल में फंस गया है। यह कहानी न केवल लेबनान की है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक चेतावनी भी है कि अस्थिरता और संघर्ष किस तरह से एक समृद्ध देश को बर्बाद कर सकते हैं। आज का लेबनान, जो पहले सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का केंद्र हुआ करता था, अब युद्ध और अशांति का प्रतीक बन गया है। यहाँ की संसद भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का धार्मिक समीकरण बदला। आज यहाँ पर 70% आबादी मुस्लिम है और ये लगातार तेजी से बढ़ रही है। एक समय जो देश क्रिश्चियन मेजॉरिटी का था, आज क्रिश्चियन माइनॉरिटी का बन गया है। बहरहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।